हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 5 सितंबर 2023। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और आज शिक्षक दिवस है, अर्थात पूरे भारतवर्ष में वो सभी अध्यापक जिन्होंने अपने शिष्यों को बेहतरीन बनाया या उनको किसी न किसी मुकाम तक पहुंचाया, उनकी याद में या कहें उनको एक तरीके की श्रद्धांजलि या कहें उनको एक तरीके का आप कह सकते हो कि सांत्वना देने के लिए या उनको एक तरीके का अवार्ड देने के लिए इस पुरस्कार की स्थापना की गई। ठीक है, तो इस पुरस्कार का रिलेशन किस चीज़ से है? 5 सितंबर से। अब 5 सितंबर को ही क्यों भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? क्योंकि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे या कहें जो दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका बर्थडे ही 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे दो बातें आपको इस आउट ऑफ बॉक्स से बताना चाहता हूँ। आज से 2 से 3 वर्ष पहले मेरी सिस्टर को 5 सितंबर के दिन स्पीच देनी थी अपनी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो उसने मुझसे कहा था कि दादा आप कुछ ऐसा लिखना ताकि वहाँ के जितने भी लोग हैं वो सुने और उस चीज़ को समझें और फील करें। आपको आश्चर्य होगा कि मेरी सिस्टर जिस स्कूल में, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, यूनिवर्सिटी मतलब आप कह सकते हो कॉलेज में पढ़ती थी, ठीक है, वो कॉलेज पूरा का पूरा गर्ल्स कॉलेज था या आप कह सकते हो कि वुमेन कॉलेज था। ठीक है, और वहाँ पे वो लोग शिक्षक दिवस मना रहे थे। वहाँ जितना स्टाफ था सबकी सब वुमेन थी, बस 1-2 कर्मचारियों को छोड़ दिया जाए तो मैंने अपनी सिस्टर की जो स्पीच तैयार की थी वो शिक्षक दिवस पर न तैयार करके शिक्षिका दिवस पर तैयार कर दी और उस पर एक क्वेश्चन रेस करवा दिया कि हम कितने मतलब दुर्भाग्यशाली हैं कि भारत में हम शिक्षक दिवस तो मनाते हैं लेकिन शिक्षिका दिवस नहीं मनाते। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हम शिक्षिकाओं के बीच में उपस्थित होने पर शिक्षक दिवस मना रहे। तो जितनी भी वहाँ पे मैडम थी, जितने भी लोग थे, सब ये सोचने लगे ये लॉजिक कहाँ से आपने लगा दिया। तो ये मैंने लॉजिक ऐसा नहीं लगाया, मैंने ये कई जगह पे पढ़ा है कि आप जब भी कोई चीज़ स्पीच दो ना तो वो लोगों के दिल को छुए और उनको ये बताए कि हम अभी भी कहीं ना कहीं पीछे हैं। आप में से कोई बता देना कि शिक्षिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है, और ये बता देना कि भारत की पहली शिक्षिका किसको कहा जाता है। शिक्षक के रूप में तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आता है, लेकिन पहली शिक्षिका के रूप में किसको संबोधित किया जाता है ना? तो आपको पता होना चाहिए ज्योतिबा फूले जी को भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। समझ गए? तो कायदे से उनके नाम पर भारत सरकार को शिक्षिका दिवस भी मनाना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना आप सभी लोग। तो ये चीज़ें वहाँ पे थी। बाकी आपसे देखो यूपीएससी में ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार क्या है, क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, बस टीचर्स डे पता होना चाहिए और टीचर्स डे मनाया क्यों जाता है, बस इसलिए वो चीज़ें बस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं राधाकृष्णन के बारे में। तो आप जानते हैं कि राधाकृष्णन जो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका बर्थडे 5 सितंबर 1988 को हुआ था। खास बात इनकी क्या है कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति। ये दोनों फैक्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में आगे चलकर बन सकता है, बहुत पहले पूछा गया था कि निम्न में से कौन कौन से राष्ट्रपति हैं या राष्ट्रपति रहे या कौन कौन से उपराष्ट्रपति रहे, और थोड़ा अगर डेप्थ में बनाएगा क्वेश्चन तो क्या बनाएगा, निम्न में से कौन कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने, या ऐसा क्वेश्चन बना देगा कि निम्न में से कौन कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे, डायरेक्ट राष्ट्रपति बने, या कौन कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार से अधिक राष्ट्रपति बने या 2 बार बने। तो ऐसे क्वेश्चन थिंकिंग किया करो। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन इन पर बन सकता है वो एक बन सकता है डिटेल में क्वेश्चन। जैसे यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा था लाला लाजपत राय को लेकर, और मुझे जहाँ तक याद है शायद 2009 में या 1998 में क्वेश्चन आया था किन पर, गोपाल कृष्ण गोखले पर।
ठीक है, और उन पर पूरा डिटेल में दिया गया था और लास्ट में बस एक लाइन थी कि ये गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ऐसा करके लाइन दी थी। तो ऐसे ही एक बड़ा प्रश्न बन सकता है, कैसे कि ये भारत के उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के पद पर भी कार्यरत रहे हैं, साथ ही ये सोवियत संघ में भारत के राजदूत का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में भी रह चुके हैं। इन्होंने कई पुस्तकें, जीवन का हिंदूवादी दृष्टिकोण, द रिलीजन वी नीड और कल्कि या सभ्यता का भविष्य नामक पुस्तकों को लिखा है, कृतियों को संपादित किया। निम्न में से कौन? समझ गए? तो इतना बड़ा भी जब प्रश्न बनेगा तो आपको यहाँ पर सारे फैक्ट फिर पता हो कि सोवियत संघ में राजदूत कौन रहा, कुलपति कौन रहे, ठीक है, इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो ये इन पुस्तकों पे इंडिपेंडेंट रूप से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे गांधी जी पे क्वेश्चन पूछा था 2021 में, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि द सॉन्ग्स विद प्रिजन, ठीक है, यरवदा जेल पूना में उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो उस पर भी आ सकता है कि द रिलीजन वी नीड नामक पुस्तक किसने लिखी, रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन किसने लिखा, या कल्कि या सभ्यता का भविष्य किसने लिखा। कल्कि ये अवतार हैं भगवान के, ठीक है, जैसे 10 अवतार हो चुके हैं ना, तो 11वें अवतार कलयुग में जो लेंगे उनको कल्कि नाम दिया जाता है। क्लियर? तो ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। अब मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ ताकि आपके मन में डाउट ना रहे, ठीक। देखो, यकीन रखा करो, अगर मैं कह दूं प्रश्न आया तो फिर आया है, ठीक। ये खुद 2018 का है प्रश्न। उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है ना। अब ये कहाँ आपको मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको बस थिंकिंग लगानी है, और ये हिस्ट्री की नॉर्मल बुक में नहीं होता, ये करंट अफेयर्स में होता है। क्योंकि जब पीआईबी कोई आर्टिकल पब्लिश करती है ना, तो डिटेल में सारी चीज़ों को पब्लिश करती है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि अरविंद घोष नहीं है, विपिन चंद्र पाल नहीं है, लाला लाजपत राय है, मोतीलाल नेहरू नहीं है। अब जब मैं अपनी बैक ईयर की क्लास कराऊंगा ना, तो वहाँ पर बताऊंगा कि अरविंद घोष का संबंध किससे है, विपिन चंद्र पाल का संबंध किससे है, मोतीलाल नेहरू का संबंध किससे है। तो आपका बेसिक जो जीएस है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। और बैक ईयर जिसको हम कहते हैं ना, कि जो बूस्टर देता है हमें, जो हमारे बहुत सारे प्रश्नों को यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में क्लियर कराने की कोशिश कराता है, वो हम आपको बैक ईयर की सीरीज में कराएंगे, जो कि यूट्यूब पर आएगी और पूरी तरह से निःशुल्क होगी, ठीक है। तो ये आपने एक क्वेश्चन देख लिया। एक क्वेश्चन मैंने और आपको बताया कि गांधी जी वाला मुझे दिखाना है ना, तो वो कब आया था? शायद 2021 के पेपर में था। हाँ, ये देखो, ठीक है, कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम पीजन से संबंध है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत सारे लोगों को जवाहरलाल नेहरू लगेगा, क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में ही लिखी थी, है ना। कई लोगों को सरोजनी नायडू भी लगेगा, क्योंकि इन्होंने भी एक ऐसी पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है यहाँ पे। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अगला आर्टिकल है आदित्य L1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अर्थात चंद्रयान 3 के बाद, ठीक है। उसके बाद मैंने एक आर्टिकल और बताया था, उसके बाद ये तीसरे नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, आदित्य L1 मिशन। तब आपके दिमाग में कुछ बच्चों के आ रहा होगा कि सर यहाँ पढ़ाओगे या इसके लिए कुछ स्पेशल करोगे? तो देखो, सीधी सी बात है, जब हमने चंदा मामा के लिए एक स्पेशल क्लास दे दी, तो चाचू के लिए भी तो कोई एक स्पेशल क्लास बनती है ना। तो सूरज चाचू के लिए भी हम एक स्पेशल क्लास बनाएंगे, अर्थात संडे को 10 सितंबर की क्लास जो आएगी, उसमें आदित्य L1 मिशन डिटेल में पढ़ाएंगे। और डिटेल में ज़रूरी भी है, क्यों ज़रूरी है अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जब आप 10 सितंबर की क्लास देखेंगे, 10 सितंबर को ही क्यों आएगा? संडे को, क्योंकि आप में से अधिकांश बच्चों को पता है कि संडे में पीआईबी नहीं आती है, पीआईबी पब्लिश नहीं होते हैं, और हिंदू और अदर न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आते हैं वो कम इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उनको हम मंडे को कवर कर लेंगे, मंडे के उसमें मैगजीन में कवर करा देंगे, लेकिन स्पेशल जो आर्टिकल होगा वो आदित्य L1 को कवर कराएंगे। क्यों कवर कराएंगे? क्योंकि इस पर कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे। केवल आदित्य L1 पर ही प्रश्न नहीं बनेगा, इसकी तुलना हो सकती है कि आपके चंद्रयान से करा दें, इसकी तुलना हो सकती है आपकी जेम्स वेब टेलीस्कोप से करा दें, हो सकता है इसकी शब्दावलियों पे क्वेश्चन बन जाए, लैग्रेंज पॉइंट क्या है, जैसे गोल्डी लॉक्स जोन पे क्वेश्चन आया था और उस समय किसी को नहीं पता था। क्यों? क्योंकि गोल्डी लॉक्स जोन का संबंध ही मार्स मिशन से था, मंगल ग्रह से था, तो उस समय नहीं पता था, बट हम आपको बताएंगे। और लैग्रेंज पॉइंट भी अगर आपको कोई बता देगा, तो लैग्रेंज जो 5 पॉइंट हैं उनमें डिफरेंस क्या है,
वो हम बता देंगे। साथ ही इस आदित्य L1 को ले जाने वाले PSLV का क्या मतलब है, PSLV क्या है, कितनी स्टेजेस हैं, क्या डिफरेंस है PSLV में और LVM-3 यानी कि चंद्रमा से। पेलोड जो लेकर गया है ये 7 लेकर गया है, तो चंद्रयान जो हमारा था वो कितने लेकर गया। ठीक है, दोनों में कम से कम हम डिफरेंस करा देंगे ताकि चीज़ें आपकी पूरी की पूरी पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो अभी आप इसको यहाँ पर चाहे तो देख लो या तो स्किप कर दो, यही कहूँगा कि इसको स्किप कर दो, बाकी ये सब हम आपको कवर कराएंगे, यानी कि ये PDF फिर से वहाँ पर यूज की जाएगी। ठीक है, पापा कौन है, सूट कौन है, VLC कौन है, हेल 10S कौन है, मैग्नेटोमीटर क्या है, ये सब पढ़ाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम इस आर्टिकल को स्किप कर देते हैं क्योंकि एक एक शब्दावली मुझे क्लियर करनी पड़ेगी कि सौर कोरोना क्या है, क्रोमोस्फीयर क्या है, सौर पवन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है, इनका मतलब क्या है, और इसके लिए मुझे एनिमेशन भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप इन सारी चीज़ों को या कहें इस आर्टिकल को स्किप कर दो। अब जैसे इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि कोरोनल मास इंजेक्शन क्या है, ठीक, तो इसको भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। छोटा मोटा क्वेश्चन UPSC को नहीं पूछेगी क्योंकि आदित्य L1 तो आपको सब पढ़ा देंगे, जैसे चंद्रयान तो आपको हजारों यूट्यूबर्स ने पढ़ाया होगा, लेकिन UPSC के लिए चंद्रयान कैसे पढ़ना चाहिए वो श्री IAS अकेडमी ने पढ़ाया। ठीक है, जिन बच्चों ने ना देखा हो लास्ट में वीडियो देख सकते हैं चंद्रयान का, या फिर आपको यहाँ पे आई बटन पे चंद्रयान 3 की लिंक मिल जाती है, वहाँ देख लेना। ठीक, अब हमारा अगला आर्टिकल है WHO का गुजरात घोषणा पत्र। WHO से नाम से समझ में आ रहा कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ होगा, गुजरात घोषणा पत्र मतलब हेल्थ से ही रिलेटेड कुछ यहाँ पे लिंक होगी। तो सीधी सी बात है, WHO ने एक घोषणा पत्र जारी किया, किस चीज़ के लिए, ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट के लिए, अर्थात जो हमारी परंपरागत दवाइयाँ हैं उनके लिए। सिंपल सा क्वेश्चन एक लाइन में आएगा कि गुजरात घोषणा पत्र का संबंध किससे, स्वास्थ्य से। ठीक, बाकी आप यहाँ पर मत याद रखिए। अब यहाँ पर एक बात बस याद रखना, कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयुष, एक वर्ड आता है ना आयुष, आयुष का क्या मतलब होता है। तो आपको पता हो कि भारत सरकार ने एक मिनिस्ट्री ही अलग से बना दी है, आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, इसका पूरा एक एक शब्द का मतलब है। ए का मतलब है आयुर्वेदा, वाई का मतलब है योगा, यू का मतलब क्या है, यूनानी। ठीक है, एन का मतलब यूनानी का मतलब यहाँ पे योगा से एक शब्द और इन्होंने जोड़ा था जिसको नेचुरोपैथी बोलते हैं योगा के साथ में। ठीक है, फिर आता है सिद्धा, एस से, ये पद्धति है। ठीक है, और लास्ट है एच से होम्योपैथी। तो आयुष जिस भी बच्चे का नाम हो वो अगर UPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो इंटरव्यू में बहुत चांस है उसके इस नाम के अर्थ को पूछने का, और आप इस नाम के अर्थ को अगर आयुष से हटा के एग्जामिनर को अपनी तरफ फोल्ड करना चाहते हो तो आप ये बता दो कि सर आयुष का मतलब ये है, तो जानते हो फिर आपका पूरा इंटरव्यू केवल इन्हीं 5 शब्दों पे घुमा देगा। और आपका तो काम ही है ना कि एग्जामिनर को अपनी तरफ खींचना, और आप इसकी प्रिपरेशन करके ही जाएंगे। यही चीज़ें मैं आपको इंटरव्यू में सिखाऊंगा। इंटरव्यू में परीक्षक आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा जो आप सोच कर जाओगे ये मेरा दावा है, और उसको कैसे पूछवाना है वही है ना। जैसे मैंने आयुष बताया, उसने पूछा आपका सर नाम क्या है आयुष, फिर क्वेश्चन पूछता है ना कि इसका मतलब क्या है, तो आप ये मत बताओ कि आयुष का मतलब एक लंबी उम्र, ये मत बताओ, आयुष का मतलब ये बताओ। तो फिर उसका अगला क्वेश्चन यही होगा कि ये आयुष में आयुर्वेद का क्या मतलब होता है, भारत में आयुर्वेद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यूनानी पद्धति का क्या मतलब है, कौन लाया, फिर इसको लिंक करेगा वो गांधार से, फिर लिंक करेगा सिकंदर से। हो गए ना 20 मिनट, और कहा जाता है कि 20 मिनट का इंटरव्यू परफेक्ट इंटरव्यू माना जाता है UPSC में। तो छोड़ दो सब कुछ, कहते हैं ना भगवान कृष्ण के भरोसे सारी चीज़ें छोड़ दो। तो वैसे ही आप बस मेहनत करते जाओ, ये मेरा दावा है कि जो आज तक आपने कभी नहीं सोचा, जो आज तक भारत के किसी संस्थान ने नहीं करके दिखा पाया, वो हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, अगला हमारा आर्टिकल है इजरायली प्रधानमंत्री द्वारा फाइबर ऑप्टिक लिंक का प्रस्ताव। फाइबर ऑप्टिक लिंक का सामान्य सा मतलब ये है, एक पाइप होती है, ठीक है, उसमें कांच की पतली पतली नलियाँ होती हैं, उसमें लेज़र प्रोवाइड कराई जाती है जिसका काम होता है इंटरनेट को फास्ट प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक का समझ गए, इंटरनेट की व्यवस्था करना। ये नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आएगा इजराइल को लेकर, इसकी लोकेशन को लेकर, इसके चर्चा को लेकर। जैसे UPSC ने क्वेश्चन पूछा है ना, इस पे 2 स्टेट सोल्यूशन को लेकर क्वेश्चन UPSC ने पूछा है। ठीक है,
तो उस पर आपसे क्वेश्चन आ सकता है। जहाँ तक मुझे याद है शायद 2018 में आया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और भी कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि वेस्ट बैंक को लेकर, लोकेशन को लेकर तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। साथ ही और भी इजराइल युद्ध को लेकर, 7 डेज वॉर को लेकर, तो वो सारी चीज़ें हम जब आपको इजराइल पढ़ाएंगे आगे अगर चर्चा में रहा तो फिर वहाँ पे आपको डिटेल में चीज़ें कवर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनका भी अपना एक सिस्टम है, अब देखो उसका नाम भूल गया मैं, है ना। इनका भी एक बड़ा अच्छा उसका नाम है, जैसे इसका यूएसएसआर का, रसिया का S-400 है ना, वैसे ही इनका भी एक सिस्टम है। जैसे थार्ड है अमेरिका का, तो वैसे ही इनका भी एक सिस्टम है आयरन, हाँ आयरन डोम उसका नाम था, है ना। आपने सुना होगा कि जब पैलेस्टीन ने, मतलब यहाँ सीरिया से, लेबनान से जब युद्ध हुआ, ठीक है, इन लोगों ने मिसाइलें दागी, तो इनका आयरन डोम जो सिस्टम था उसने सारी की सारी मिसाइलों को, जैसे दिवाली के पटाखे नहीं होते हैं वैसे डिफ्यूज कर दिया। बहुत सारी पिक्चर्स वायरल हुई थी। तो आयरन डोम आपको याद होना चाहिए क्या है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हो ये वेस्ट बैंक के लोकेशन है, ठीक है, ये हैफा है, ये गाजा स्ट्रिप है, ये इज़राइल है। और ख़ास बात यहाँ पे इज़राइल की सीमा रेड सी से भी लगती है, यानी कि मेडिटेरियन से भी लगती है, रेड सी से भी लगती है और डेड सी से भी लगती है, ठीक। अब यहाँ पे आप तीनों चीज़ों को मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। इस प्यारे भारत से हम गए कहाँ पे, वेस्ट की ओर, ठीक है। और वेस्ट की ओर जब जाएंगे तो ये हमें यहाँ लोकेशन मिलेगी, ये है इज़राइल, ठीक। अब यहाँ पर देखो आपको ये बॉर्डर दिख रहा है इज़राइल का, ये जॉर्डन का, ठीक। अब यही तो है रेड सी। अब यहाँ पे आप और जूम करो तब देखो दिख जाएगा कि अच्छा रेड सी से बॉर्डर इसका टच हो रहा है, समझ गए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आपके यहाँ पे रेड सी है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक लाइन आई है अरब पेनिनसुला को लेकर, तो इसको बोलते हैं अरब प्रायद्वीप, जिसमें सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, यमन, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ ऑफ ओमान है, पर्सियन गल्फ है। यहाँ पे कौन सी है, हारमूज ट्रीटी है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी है, बाब अल मंदेब है। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, पहले भी मैंने कवर कराया है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आप देख लेना। यूरेशिया का मतलब है यूरोप और एशिया को कनेक्ट करना, क्लियर, बस इससे ज़्यादा आप मत याद रखिए। इज़राइल तथा साइप्रस, ठीक है, साइप्रस की लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे दिख जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। ये देखो, ये है साइप्रस। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैपिंग पता होनी चाहिए। ये मेडिटेरियन सी में, चारों तरफ से मेडिटेरियन से घिरा हुआ है, ठीक है। तो साइप्रस की लोकेशन आपको दिख गई है ना। कंफ्यूज मत हो जाना कि साइप्रस अफ्रीका में है या यूरोप से बाहर है, क्लियर। चलिए, तो ये बस यहाँ पे आपको याद रखना है। फिर आता है ग्लोबल फंड के बारे में। अच्छा पहले बैक ईयर आपको दिखा दें। देखो बैक ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछा था यूपीएससी ने, 2018 में क्वेश्चन आया है, हाँ 2018 का शायद था, कौन सा क्वेश्चन था, 15वां या 16वां क्वेश्चन था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या, ये देखो ये 24वां नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। कि अरे भाई क्या हो गया इसको, हाँ कि कब, अरे भाई हाँ, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित पर टू स्टेट सोल्यूशन किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है, तो इजराइल से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये चीज़ें बस याद होनी चाहिए। मैंने सारी लोकेशन आपको दिखा दी ना, बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं ग्लोबल फंड के बारे में। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये वित्त से रिलेटेड होगा। ग्लोबल का मतलब होगा विश्व से रिलेटेड, यानी कि वित्त और विश्व इन दो चीज़ों से रिलेटेड है। तो करता क्या है ये, वास्तव में एड्स, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी और मलेरिया जैसे रोगों के लिए दवाई बनाने के लिए या विश्व के अलग अलग देशों में, गरीब देशों में, ठीक है, जो अफ्रीकन कंट्री हैं, ग्लोबल साउथ के कंट्री हैं, उनमें दवाइयाँ प्रोवाइड कराता है। अर्थात एक तरीके की आप कह सकते हो ये चैरिटी का काम करता है, ठीक है। दुनिया के हर देश से पैसा लेगा और उस पैसे से दवाइयाँ खरीदेगा और विश्व के अलग अलग देशों में दवाइयों को प्रमोट करेगा। सरल शब्दों में ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। ग्लोबल फंड द्वारा जेनरिक दवा निर्माताओं के साथ समझौते की घोषणा के बाद HIV दवा टेनोफोविर, डिस्प्रॉक्सिल, लेमिवुडिन
और टोल्टेग्रेवियर, इन तीनों को बोलते हैं TLD, यानी कि टेनोफीवर लेमे सॉरी टेनोफोविर, लेमीवुडिन और टोल्टेग्रेविर, इनको बोलते हैं TLD। आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द टेनोफोविर और लेमीवुडिन डोल्टेग्रेविर का संबंध किससे है, तो बता देना दवाइयाँ हैं, ठीक है। दूसरा एक शब्द यहाँ मिला आपको, जेनरिक दवाइयाँ। देखो जेनरिक दवाइयाँ जैसे सामान्य दवाइयाँ होती हैं वो भी जेनरिक दवाइयों की तरह होती हैं, या कहें कि जो सामान्य दवाइयाँ आप देखते हो, ठीक है, उनकी क्षमता में और जेनरिक दवाइयों की क्षमता में या कहें असर में कोई अंतर नहीं होता। बट जेनरिक नाम क्यों दिया गया, तो समझो। जैसे आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दवा बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है उस पर रिसर्च के साथ इम्पॉर्टेंट होती है मेहनत के साथ साथ इम्पॉर्टेंट होती है उस पर्सन का खर्चा, उसने इंडिविजुअल होकर काफ़ी सारा पैसा लगाया, रिसर्च की और तब जाकर उसने एक दवा बनाई, ठीक। अब जब उसने एक दवा बना ली तो अब सीधी सी बात है ना, उसने उस फॉर्मूले की खोज कर ली, तो उस फॉर्मूले की रक्षा कैसे हो, तो उसने क्या किया, उस दवा को पेटेंट करा लिया। ध्यान रखना, दवाइयों के लिए पेटेंट होता है, कॉपी किताबों के लिए कॉपीराइट होता है और बिजनेस के लिए ट्रेडमार्क होता है। जैसे श्री IAS एकेडमी का जो लोगो है ये रजिस्टर्ड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वियना के अंतर्गत, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जैसे हमारा आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत सरकार की इंडस्ट्री वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ जब आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे श्री IAS एकेडमी का लोगो भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है, ये नाम भी रजिस्टर्ड है। कोई भी व्यक्ति भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में श्री IAS एकेडमी वर्ड का यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये बात समझने वाली है। तो वही चीज़ दवा के साथ होती है, उसमें पेटेंट मिलता है, लगभग 10 साल का अधिकार होता है कि 10 साल तक वो बनाने वाला व्यक्ति या वो बनाने वाली कंपनी अपनी मन मर्जी के मुताबिक कोई भी प्राइस रख सकती है। इसीलिए आप देखना, आज से 5 से 10 साल पहले पैरासीटामोल जो दवा होती थी वो आपको 100 से 150 रुपये के आसपास का पत्ता मिलता था पूरा, 10 से 20 टेबलेट का, और अब कितने की मिलती है, 30 रुपये की 30 टेबलेट मिल जाती हैं, ठीक। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हुआ क्या कि वो 10 साल पैरासीटामोल के हो गए, तो अब उसके बाद जो नई कंपनियां हैं उनको क्या, उनको फार्मूला ढूंढने की ज़रूरत तो है नहीं, उन्होंने इन्हीं का फार्मूला कॉपीराइट किया और सस्ती दवाइयाँ बना दी, मैन्युफैक्चर कर दिया, ठीक है। कहने का मतलब वही समझो ऐसे कि जैसे UPSC की तैयारी कराने वाले जो इंस्टीट्यूट हैं वो आपसे 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं और हम आपसे बिल्कुल नाम मात्र की फ़ीस लेते हैं, नहीं भी लेते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। पढ़ा तो वही रहे हैं, उनसे बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, वो क्यों ज़्यादा फीस ले रहे हैं, क्योंकि उनका तामझाम बहुत बड़ा है, उनके पास वर्कर्स हैं, पूरी टीम है और बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, ठीक। तो ये बस डिफरेंस होता है। तो ये समझ गए जेनरिक दवा में और इसमें। अब ये देख लो, TB मलेरिया के लिए कम करने के लिए आंदोलन है, ठीक है। आपसे इन तीनों पर क्वेश्चन आ सकता है कि HIV कैसे होता है, TB कैसे होता है, मलेरिया कैसे होता है, ठीक है। कई बच्चे लोग जब डेंगू मलेरिया पढ़ते हैं तो समझते हैं ये वायरस से होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को कि कौन वायरस से होता है, कौन बैक्टीरिया से होता है और कौन क्या कहते हैं पैरासाइट से होता है, ठीक है। तो ये बस बेसिक चीज़ें हैं। आप अच्छा कमेंट बॉक्स में बताना कि मलेरिया किससे होता है, वायरस से होता है कि पैरासाइट से होता है, TB किससे होता है, वायरस से होता है या आपका मैं क्या बोल रहा था, बैक्टीरिया से होता है। HIV तो नाम से ही जान जाओगे तो इसको नहीं बताना है, इन दोनों का बताना कि ये दोनों किस किस से होते हैं, ठीक है। बहुत दिन हो गए आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये बस इतनी बेसिक बातें हैं आपको यहाँ पर याद रखनी है, आपसे इससे ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये TLD आप यहाँ पे देख सकते हो, टेनोफोविर, लेमीवुडिन और डोल्टेग्रेविर, ठीक। तो बस इतना यहाँ पे आप देख लीजिए, इससे ज़्यादा आप मत देखिए। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा दूँ इन्हीं रोगों से रिलेटेड, पहले थोड़ा और पढ़ा दूँ। HIV के बारे में आप नाम सुनते होंगे, ठीक है। इसका एक नाम एड्स के रूप में भी जाना जाता है, दूसरा HIV के रूप में। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि एड्स और HIV में क्या डिफरेंस है। तो आप बताना कि जो एड्स होता है ना वो एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम व्यक्ति का बहुत कमज़ोर हो जाता है। समझना, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया मतलब व्यक्ति की बॉडी कमज़ोर हो गई, अर्थात एड्स का रिलेशन है बॉडी से, ठीक है। HIV क्या है, उस बॉडी में अटैक करने वाला वायरस, समझ गए।
कि एड्स क्या है, बॉडी, मतलब बॉडी में खराबी आ जाए, बॉडी डिक्लाइन करने लगे। एचआईवी क्या है, उस खराब बॉडी में जाकर अपना रोग प्रसारित करने वाला वायरस। दोनों का डिफरेंस समझ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। जैसे कि कोरोना ने क्या किया था, व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर किया था। और यही मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे कोई बीमारी हो या जीवन की कोई परेशानी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी वायरस आपको प्रभावित नहीं कर सकता। इम्यून सिस्टम का मतलब, अगर आपकी नॉलेज कैपेबिलिटी अच्छी है, आप पढ़ाई अच्छी करते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, हर एक करंट से अपने आप को अपडेट रखते हैं, अपने जीवन के हर गोल्स को जो डिसाइड करते हैं उसको फुलफिल करते हैं, तो फिर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ब्रेक नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। अब ये क्या है कि ये मुख्य रूप से CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं को लक्षित करता है और उन्हें क्षति पहुंचाता है। आपके दिमाग में आएगा CD4 प्रतिरक्षा क्या है। देखो, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। हर कोशिका का अपना अपना कार्य होता है। उन्हीं में से एक कोशिका होती है CD4। CD4 को आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपने देखा होगा कि आपके शरीर में जब कभी कोई रोग हो जाता है, कोई फुड़िया हो जाती है, कोई फुंसी हो जाती है, तो उस पर एक सफ़ेदी सफ़ेदी आ जाती है, जिसको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो वाइट वाइट क्यों आ जाता है? क्योंकि ये जो कोशिकाएं हैं ना, ये लड़ाई करती हैं। किससे लड़ाई करती हैं? बाहरी बैक्टीरिया से। तो लड़ा लड़ा कर उनको वहीं पर रोक देती हैं, तो वो मवाद बन जाते हैं, पस बन जाते हैं, जिनको हम साफ करके बाद में अपना शरीर बचा लेते हैं, अर्थात वो अंदर नहीं जाने देती। तो ये एक तरीके के हमारे प्रोटेक्टर हैं CD4 कोशिकाएं। ऐसे ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था T सेल को लेकर, ठीक है। या आपने देखा होगा कि यूपीएससी ने एक क्वेश्चन और पूछा था, देखिए मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो वाला भी, अरे सेल कोशिकाओं से रिलेटेड था, ध्यान नहीं है। सेल कोशिकाएं तो हैं, ये वर्ड है मुझे पता है, लेकिन नहीं ध्यान है बाकी का, ठीक है। तो आप उसको देख लेना। खैर, तो बस यहाँ पे ये चीज़ें समझ गए। अब यहाँ ये देखो, समय के साथ HIV प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देता है, जिससे शरीर संक्रमणों और कैंसर के प्रति संवेदनशील हो जाता है। अब जब शरीर का इम्यून सिस्टम ही खराब हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियाँ व्यक्ति के जीवन में आ जाएंगी, इवन कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, कैंसर वास्तव में देखो कुछ भी नहीं है। कैंसर एक तरीके की घातक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं ना, जो नसें होती हैं, वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए देखना, कभी किसी के गले में कैंसर हो जाता है, कभी किसी के ब्रेस्ट में कैंसर हो जाता है, कभी किसी के प्राइवेट पार्ट्स में कैंसर हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, इन्फेक्शन एक तरीके के हो जाते हैं। ठीक, तो उससे कैंसर होता है, और भी कई सारे रीजन होते हैं। HIV का फैलाव कैसे होता है? रक्त से, वीर्य से, योनि द्रव से तथा स्तन के दूध से। इन चारों वर्ड का क्या मतलब है? रक्त से मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे नशेड़ी टाइप के लोग जो नशा करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, अफीम, चरस, गांजा लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो हॉस्पिटल से इंजेक्शन बचते हैं ना, उन इंजेक्शन का यूज करते हैं। इसीलिए देखना, आजकल अब डॉक्टर जब आपको इंजेक्शन लगाते हैं तो लगाने के बाद उनकी सिरिंज को तोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे आजकल पानी की बोतल को ढक्कन अंदर डाल के तोड़ दिया जाता है ना, वैसे सिरिंज के साथ यही होता है, ताकि कोई व्यक्ति उस इंजेक्शन का दोबारा यूज ना करे। तो नशेड़ी लोग ऐसे ही बिल लाते थे और उनका यूज कर लेते थे, तो उससे भी रक्त में HIV फैल सकता था। दूसरा, वीर्य का मतलब स्पर्म, यानी कि जब कोई मैन किसी वुमेन के साथ या कोई बॉय किसी गर्ल के साथ जब इंटरकोर्स करता है और जब वो सेफ्टी गार्ड्स का यूज़ नहीं करता, कॉन्डोम्स का यूज़ नहीं करता है, तो क्या होता है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, इस पर हम जब अपनी बायो की जब क्लास आपको कवर कराएंगे तो वहाँ पर इन बीमारियों पे थोड़ा और डिटेल से क्लास लेंगे, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है ना, और अभी इंडिया इतना डेवलप नहीं है कि हम सेक्स एजुकेशन पे ओपनली बात कर लें। ठीक, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे। फिर ये बात आती है योनि द्रव्य के बारे में। जैसे मेल का जो प्राइवेट पार्ट्स होता है, वैसे ही फीमेल का प्राइवेट पार्ट्स होता है, तो वहाँ पर कभी कभी गीलापन बना रहता है। ठीक है, उसमें भी कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि चाहे पीरियड्स का टाइम हो या नॉर्मल डेज हो,
जो इनर वियर होते हैं उनको चेंज करते रहना चाहिए, उनको सही से धुलना चाहिए। कई बार डिटॉल को रिकमेंड किया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। बहुत ही देखो हमारी बॉडी में ना ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट हैं। फिर बात आती है यहाँ पे स्तन के दूध की, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर जिसको बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि दूध का सही जगह पे, सही इन्वायरमेंट पे सही से यूज नहीं हो पाता, या आप कह सकते हो कि इन्फेक्शंस का डर रहता है, ठीक है, क्योंकि होता तो दूध ही है। जैसे हम लोग जानवर का जब दूध निकालते हैं तो उसको कुछ समय बाद अगर नहीं गर्म करते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो उसी तरीके से एक माता के दूध के साथ भी ये स्थिति होती है, और ये इन चीज़ों से लिंक हैं, चारों इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक। तो HIV इन चीज़ों से फैलता है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। और इसमें बहुत सारी एडवर्टाइज आती थी कि खाना खाने से HIV फैलता है कि नहीं फैलता है, ठीक है। फिर बात आती है तीव्रता, क्या इसका समय रहते उपचार अगर ना किया जाए तो क्या व्यक्ति की मौत हो जाएगी? तो जी हाँ, अगर उपचार नहीं होता तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वही चीज़ है कोरोना की तरह, ठीक। क्या कोई थेरेपी है? हाँ, इसमें थेरेपी है, लेकिन इसका कोई उपचार नहीं है, अर्थात अभी तक कोई इसकी एक फिक्स दवा नहीं है। देखो वो जो आपने अभी पढ़ा ना, ART के अंतर्गत आती हैं, वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के अंतर्गत, जो आपने TLD पढ़ी ना, वो इसके अंतर्गत आती है। यानी कि अभी दवा पूरी तरह से प्रॉपर बनी नहीं है इस संक्रमण का इलाज करने के लिए। ये बस करती क्या है कि जो CD4 कोशिकाएं हैं उनकी संख्या को बढ़ाती हैं, और जो वायरस की प्रतिकृति है, प्रतिकृति का मतलब ऐसे समझो कि जैसे जो HIV वायरस जब इंटर करता है बॉडी में, ठीक, तो 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं, 8 से 16। तो ये दवा क्या करती है, थेरेपी क्या करती है, ये 4 से 8 नहीं होने देती, या 8 से 16 नहीं होने देती, ठीक है, उसको गुणोत्तर श्रेणी में नहीं बढ़ने देती है, उसकी संख्या को एक तो कम कर देती है, और जो CD4 कोशिकाएं यानी कि जो रक्षा करती हैं, जो बॉडी गार्ड्स हैं बॉडी के, ठीक है, उनकी संख्या को बढ़ा देती है। समझ गए? बस सरकार ने क्या क्या किया है आप ये देख सकते हो। इसमें बस इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट सनराइज, इस पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों से बहुत पहले क्वेश्चन पूछ लिया था, और आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब भी दिया था। अब एक काम करते हैं, बैक ईयर आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन कैसे आए हैं रोगों पे। वैसे तो वैसा बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन कल का था, मैंने बोला था कि कल एक क्वेश्चन था टैटू को लेकर, ठीक है, कि टैटू बनवाने से क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकता है। अब यहाँ अगर आपके अंदर कॉमन सेंस होता कि टैटू में क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है ना, वो सुई की तरह ही तो काम करता है, तो HIV एड्स तो हो ही सकता है। तो हम यहाँ पे तीसरा मान लेते, हम यहाँ पे फर्स्ट को कट कर देते हैं। फिर बात आती है यकृत शोथ, ठीक है, हेपेटाइटिस B को लेकर, इस पे UPSC ने क्वेश्चन पूछा है, और इसी को मैंने जब 2021 में पढ़ा रहा था तो थिंकिंग के अकॉर्डिंग बताया था कि इस पर प्रश्न बन सकता है, और डिटेल में फिर प्रश्न आया, ठीक। तो हेपेटाइटिस B भी इससे हो जाता है। तो हमारा क्या है, दूसरा भी है और तीसरा भी है, तो दूसरा तीसरा इन दोनों में है, ठीक, B और D में। अब आपका बचता है चिकनगुनिया। आपको पता है कि चिकनगुनिया से इसका टैटू से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो आप चिकनगुनिया को यहाँ से कट कर देते, ठीक है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक 46 का B आ जाता, ठीक है। और आपको दिखाते हैं, और जो बहुत सारे UPSC ने क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं इन्हीं रोगों से रिलेटेड, ठीक है, ताकि आपका एक समझ बन जाए कि मैं इतना टाइम इनमें क्यों देता हूँ, ठीक। एक तो ये क्वेश्चन देख लो, जैसे आदित्य L1 था ना, वैसे तो आदित्य L1 वाले में मैं बताऊंगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आदित्य L1 को ऐसे ही डिटेल में पूछ लेगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया होगा, जब आपने पढ़ा होगा क्या बोलते हैं चंद्रयान, तो वहाँ पे मैंने बताया था शुरुआत, पायनियर सीरीज की शुरुआत बताई थी, मैंने आपको लूना के बारे में बताया था, अपोलो के बारे में बताया था, ठीक है। तो वैसे ही ये भी है, करंट में चर्चा में रहता है। जैसे अभी मैंने आपको एक दिन बताया था ना जेम्स वेब टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप को लेकर, ठीक, तो वैसे इस पर भी प्रश्न बन सकता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं 43 में, ठीक है। इसका क्वेश्चन हमारा D था, उस समय ये करंट में चर्चा में था क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, तो वही, ठीक। बाकी आपको देखो दिखाते हैं कुछ बीमारियों के और क्वेश्चन। जैसे ये देखो, अभी आपको मैंने पढ़ाया, ठीक है, क्या पढ़ाया, HIV वगैरह ग्लोबल फंड को लेकर, तो इस पर भी ये प्रश्न बन सकता है। जैसे ये UPSC ने क्वेश्चन पूछा था न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है, तो जो ये TRD है इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि इनका क्या महत्व है, तो आप बता देना कि इसका क्या महत्व होगा, क्लियर।
तो आपको बस ऐसे ही आंसर पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे इस वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव नहीं है, ना ये वैक्सीन कोई प्रतियोगिता संबंधी अभिक्रियाएं एलर्जी रिएक्शन करती है, ये हम गारंटी नहीं ले सकते हैं कि इसका कोई गौण प्रभाव या कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। देखो दुनिया में कोई भी दवा बनती है उसके इफेक्ट तो होते ही है ना, चाहे थोड़े बहुत ही हों, तो इफेक्ट जब उसके होंगे तो हमें कंफर्म तो नहीं कह सकते। तो तीसरा हम यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन बचते, पहला सही है, इसको तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा कंफर्म करना था। अगर आप में से जो व्यक्ति तुक्का लगाने में माहिर होता और तुक्का की जो ट्रिक अपनाता वो अपने आप इसको बी को सही कर देता। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और इसका दिखाता हूँ। ठीक है, ये 43 तो मैंने आपको बता दिया, 45 भी हो गया, चलो ये तो आगे आपको बताना है। ठीक है, 46 वगैरह का एक क्वेश्चन है इसी में, जो मैंने उस दिन प्राइमेट वाला बताया था ना परसों की क्लास में, तो देखो वैसा ही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। अब वही है ना, मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं दिखा सकता हूँ आपको, फिर आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट, हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, ये क्या हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो ये सब के सब पक्षी हैं। ठीक, जबकि यहाँ प्राइमेट भी है, सरीसृप भी, उभयचर है। आपको पता है प्राइमेट में 3 चीज़ें आती हैं, कौन कौन, वानर, बंदर और स्तनधारी। समझ गए, मतलब मनुष्य भी आता है और स्तनधारी आता है, 4 चीज़ें कर लो। तो ऐसे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, वैसे हम पढ़ाएंगे इसको सबको बायो में। क्लियर हो गया इतनी चीज़ें। चलिए अब आगे के आर्टिकल देखते हैं। ठीक, अगला आर्टिकल है विदेश नीति में यूपीआई की भूमिका। इंडिपेंडेंट रूप से मेंस में क्वेश्चन आ सकता है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनेगा। अगर मुझसे कोई कहे कि क्वेश्चन बनाओ मेंस में, तो मैं इस क्वेश्चन को क्या बनाता कि बदलते भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में यूपीआई ने न केवल विदेश नीति में अपना एक अहम योगदान दिया है, बल्कि भारत की आंतरिक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में भी अहम रोल या कहें अहम योगदान या कहें कि अहम भूमिका निभाई है, विवेचना करें। सिंपल सा क्वेश्चन। अब वही व्यक्ति अच्छे से शॉर्ट में लिख सकता है जिसको पॉइंट पता हो कि विदेश नीति में यूपीआई के पॉइंट क्या होंगे और उनको फिर भारत में वित्तीय समावेशन में क्या पॉइंट होंगे, बस शॉर्ट में आंसर लिख जाएगा। तो उन पॉइंट्स के लिए ही आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी आर्टिकल पढ़ाऊँगा। जैसे ये डिजिटल कूटनीति, इनको फ्लो चार्ट में आप बना के दिखा सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, ठीक है, आर्थिक कूटनीति, ऐसे करके तो आपका आंसर अन्य बच्चों की तुलना में काफ़ी बेहतर फिर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। मोटा मोटा मैंने बता दिया कि मेंस में इसका क्या काम आएंगे, तो अब हम प्री के हिसाब से पढ़ लेते हैं। तो पहले तो ये पता हो कि यूपीआई क्या है। तो यूपीआई वास्तव में एक तत्काल भुगतान सेवा है जो कैशलेस भुगतान को तीव्र और आसान बनाता है। आप में से कईयों को नहीं समझ में आएगा। देखो, आप में से कुछ समय पहले जब बैंक में आप लोग जाते थे तो 2 चीज़ें करते थे। एक आप क्या करते थे, एनईएफटी करते थे, और एक आप क्या करवाते थे, आरटीजीएस करवाते थे। इन दोनों के अपने अपने नियम हैं, अपना अपना टाइम है और अपना अपना फिक्स एक अमाउंट है। ठीक है, कि इतना अमाउंट इतने टाइम पर इतने पर ही भेजा जा सकता है। हालांकि ये व्यवस्था अभी भी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े लेवल के ट्रांजैक्शन में इनका यूज होता है। ठीक, लेकिन सरकार ने यह सोचा कि इससे क्या है कि बैंकों पर बोझ बढ़ रहा है, क्यों ना हम एक ऐसा आसान प्रोसेस लाएं जिसमें व्यक्ति छोटी से छोटी पेमेंट कभी भी, मतलब 24 आवर्स में कभी भी कर सकता है घर बैठे, और वो भी अपने मोबाइल नंबर से। ठीक, तो उसी को नाम दिया गया इमीडिएट पेमेंट सर्विस। समझ गए, तत्काल भुगतान सेवा जो 24 घंटे काम करती है, दैट्स नेम यूपीआई। ठीक है, कितना बढ़ा कितना घटा ये नहीं पूछेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन कि यूपीआई को कौन मैनेज करता है, इस पर क्वेश्चन बनेगा। तो एनपीसीआई यूपीआई को मैनेज करती है। 2016 में ये लॉन्च हुआ था 21 बैंकों के साथ में। आज यूपीआई के अंतर्गत कई ऐप आते हैं, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजॉन पे, भीम ऐप पे यूपीएससी ने ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी है। कब पूछी थी, 2018 में। सोचो 16 में लॉन्च हुआ, 18 में क्वेश्चन। ठीक है, और अभी मैं फिर बताऊंगा कि इससे इस बार वाले से क्या क्वेश्चन बनेगा इस आर्टिकल से। ठीक है, तो इतनी बातें समझ गए। यूपीआई क्या प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि किसी भी भाग लेने वाले बैंक, जैसे आपने देखा होगा आईसीआईसीआई बैंक,
किसको ध्यान देती है? फ़ोन पे को। पहले कौन थी? यस बैंक थी, ठीक है। तो ये बैंकों के साथ काम करती है, पेमेंट बैंक एक तरीके आप कह सकते हो। कई बैंकिंग सुविधाएं निर्बाध फंड रूटिंग मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करती है। वर्तमान में जो यूपीआई है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, तत्काल भुगतान सेवा यानी कि इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी कि आधार के जरिए, भारत बिल भुगतान प्रणाली, रुपए के जरिए आप इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित प्रणालियों में सबसे बड़ा है। समझ गए? ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है कि एनपीसीआई क्या है? ये भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन हेतु एक अम्ब्रेला संगठन है, मतलब काफ़ी बड़ा है। इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, कई सारे काम करता है। जैसे इसी पे क्वेश्चन आया था ना कि एटीएम कार्ड कौन जारी करता है, तो यही जारी करता है। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत शुरू किया गया। ये कंपनी अधिनियम की 1956 की धारा 25 के अंतर्गत स्थापित एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, जिसका उद्देश्य भारत में बैंकिंग प्रणाली को, बस ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक, ये आप देख लेना। अब बात आती है यहाँ पे कि इसका योगदान क्या है, ये आप पढ़ लेना। डिजिटल, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ग्लोबल साउथ का मतलब ये है कि नीचे के राज्य, नीचे के देश, साउथ अफ्रीकन कंट्री वगैरह, जैसे ये आप देख सकते हो, ठीक है। ग्लोबल साउथ, ये साउथ है, ठीक है। यहाँ पर ये अफ्रीकन के कंट्री हो गए, ठीक है, इधर के कंट्री हो गए, इनको ग्लोबल साउथ के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें आप पढ़ लेना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, इन देशों की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। आर्मेनिया, अब ये इंडिया स्टैक बताऊंगा क्या है। आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम, एंटीगुआ, बारमूडा और पापुआ न्यू गिनी, इनकी लोकेशन आपको दिखा दूँ। जापान, मॉरिशस, सऊदी अरब, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, फ्रांस, इन सब की लोकेशन दिखा दूँ ताकि क्वेश्चन अगर जीवन में आपके कभी आए तो आप इनको अच्छे से क्रैक कर सकें। तो पहले तो मैं आपको लोकेशन किसकी दिखाऊँ? मॉरिशस की, ठीक है। आप जब भारत के नीचे थोड़ा सा आएंगे तो ये आपको मालदीव मिलेगा, ये श्रीलंका मिलेगा, ये सेशल्स मिलेगा, ठीक है। ये चागोस आर्कीपिलगो आइलैंड है। आर्कीपिलगो का मतलब होता है आइलैंड्स का ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये आपका मॉरिशस है, ये रियूनियन है, ये मेडागास्कर है, ठीक है। जब एल नीनो ला नीना पढ़ाया था तो यहीं पे मैंने आपको पढ़ाया था, क्या बताइए, मरीन आइलैंड के बारे में, ठीक। अब चलिए, क्लियर? अच्छा, और देश आपको दिखा देते हैं। सूरीनाम, ठीक है, सूरीनाम आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में। यहाँ पे आप जाएंगे, इसको आप जूम करेंगे, ये देखो आपको सूरीनाम मिल गया, ठीक है। फिर बात आती है आपका यहाँ पे आर्मेनिया को, आर्मेनिया थोड़ा रुक के बताएंगे। पहले यहाँ पे देख लो कैरिबियन आइलैंड, उसी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्यूबा मिला, ठीक है। यहाँ पे आपको एक प्यूर्टो रिको मिला। यहीं पे आपको एंटीगुआ और बरमूडा मिलेगा। देखो ये जमैका है, ये हैती है, ठीक है, मॉन्स्टेन, ये बारबाडोस, ये ग्रेनेडा और द बहामास। छोटे छोटे आइलैंड है, कभी कभी ये शो नहीं करते हैं लेकिन है यहीं पे, कैरिबियन आइलैंड का ये पार्ट होते हैं। चलिए कोई नहीं, आप देख लेना कहीं से, फिर कोशिश तो मैंने की, नहीं दिख रहा है तो अब मैं क्या करूं, ठीक है। बारबाडोस दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्लियर। बहामास, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं इसको, ठीक है। हवाना, कोई बात नहीं, आप इसको देख लेना, ठीक है। क्यों हम वो करें ना। फिर यहाँ पे अच्छा एक दो और एंटीगुआ वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। आर्मेनिया बस दिखा देता हूँ आपको। ऐसा क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं एकदम से कि आप देश लोकेट करके बताओ देश कहाँ पे हैं, ठीक। आर्मेनिया आपका ये यूरोप में पड़ता है और यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक। ये देखो लोकेशन है, ये रोमानिया, ये आर्मेनिया और अज़रबैजान, इन्हीं के बीच में काराबेख रीजन है, जिसको लेकर कंट्रोवर्सी रही थी और इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, नगोया काराबेख रीजन पे, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। अब देखते हैं आगे यहाँ पे ये कि डीपीआई पद्धति को, डीपीआई का मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पद्धति को साझा करने के लिए जीडीपीआई, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी के अंतर्गत स्थापित करने की योजना बना रहा है। ये नहीं पूछेगा, इस पर क्वेश्चन बनेगा और बिल्कुल भीम ऐप की तरह बनेगा।
कि इंडिया स्टैक 4 लेयर पे काम करता है, 3 लेयर पे काम करता है। ठीक, एक और क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है एपीआई को लेकर कि एपीआई क्या है, तो आपको ये चीज़ें बस पता होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया स्टैक क्या है, ये एक एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एक सेट है, मतलब एक तरीके की वेबसाइट है जो हर एक व्यक्ति को कैशलेस और प्रेजेंट ही रहे, यानी कि आपको सामने जाना नहीं है। ठीक है, सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है, या कहें कि एक तरीके का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है पेमेंट गेटवे से रिलेटेड। ठीक, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे। एपीआई क्या है, इस पर यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है 2018 में। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, कैसा क्वेश्चन यूपीएससी ने आपसे पूछा था 2018 के दौर में। तो यहाँ पर है 16 या 17, हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन था यूपीएससी का 2018 में। थोड़ा सा इसको छोटा करें, ये देखिए, पहचान आधार खुला ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग यानी कि एपीआई उपलब्ध कराता है। ये दोनों चीज़ें, क्योंकि इसमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बस यही बेसिक, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होता है। एक यहाँ पे भीम को लेकर, ऐप को लेकर क्वेश्चन आया था, वो भी मैं दिखा दूँ ताकि आप फिर आगे आर्टिकल को अच्छे से समझ सकें। ये देखो, ठीक है, डिजिटल भुगतान के लिए। अब यहाँ पे गड़बड़ इसने क्या कर दिया, ये 2 घटक और ये 4 घटक की यहाँ बात कर दी। ठीक है, जबकि 4 नहीं है, 3 घटक हैं। 3 घटक मतलब एक तो मोबाइल आप नंबर आपको रजिस्टर्ड करना है, दूसरा बैंक खाते से उसको लिंक करना है, तीसरा आपको यूपीआई पिन जनरेट करना है। ठीक है, ये 3 ही उसमें प्रोसेस होते थे। ये बात अलग है, जब आया था तब किसी को नहीं पता था। ठीक है, जो चलाते थे केवल उन्हीं को पता था। तो इसका आंसर केवल ए है, ये बाकी के बाकी गलत हैं। ठीक, तो बस यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इंडिया स्टैक सरकार के नेतृत्व वाली एक पहल है जो विभिन्न डिजिटल सेवाओं को एक साथ एकीकृत करने का काम करती है, बुनियादी मतलब ढांचे को बूस्ट करती है, घटकों का स्वामित्व और रख रखाव विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे देखो आधार लिंक है, यही क्वेश्चन पूछा था। आधार के जरिए भी पेमेंट कर सकते हो, इमीडिएट पेमेंट भी कर सकते हो, यूपीआई के जरिए भी कर सकते हो, क्यूआर के जरिए भी कर सकते हो, कहने का मतलब इतने ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं इंडिया स्टैक के अंतर्गत, ताकि वित्तीय समावेशन को प्रमोट किया जा सके। 3 लेयर पे काम करता है, पहचान, भुगतान और डेटा प्रबंधन। मतलब पहले उस यूजर की पहचान क्लियर की जाती है, ठीक है, आधार के जरिए उसको लिंक किया जाता है, फिर भुगतान सिस्टम, और फिर उसका डेटा मैनेज किया जाता है, कितनी पेमेंट आई कितनी पेमेंट गई। ठीक, कौन करता है, यूआईडीआई आधार के संदर्भ में। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि आधार को निवास का प्रमाण पत्र माना जाता है, न कि नागरिकता। अर्थात आधार आपको सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड करता है। आप आधार कार्ड दिखा के ये नहीं कह सकते हो कि आप भारत के नागरिक हो, उसके लिए आपको वोटर आईडी ही काम में लेनी पड़ेगी। ठीक है, यह भारत में निवास का कोई अधिकार नहीं देता। पेमेंट लेयर यूपीआई की, ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन है कि दूसरी लेयर धन संरक्षकों, पेमेंट रेल, फंड एंड पेमेंट अनुप्रयोगों के मध्य अंतर संचालनीयता सुनिश्चित करती। मतलब कि जैसे आप पेमेंट करोगे तो जैसे आप यूपीआई से ही तो करोगे, जैसे आपने फ़ोन पे में किया, गूगल पे में किया, तो उन सारी एक्टिविटी को बैंक के साथ में लिंक करना कौन देखता है, एनपीसीआई देखता है। ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया। फिर बात आती है डेटा गवर्नेंस लेयर, मतलब आपका जो डिजिटल लॉकर है वहाँ पे पूरा का पूरा डाटा स्टोर किया जाएगा। ठीक, बाकी आपको यहाँ पे ये कुछ भी नहीं याद रखना है, ये सभी भारतीय स्टैक की 3 मूलभूत लेयर्स का काम करते हैं। इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने आया था ना, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को लेकर, समझ गए। तो ये चीज़ें बस आपको याद होनी चाहिए, शायद 2022 के पेपर में आया था। इंडिया स्टैक का विजन एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे किसी भी राष्ट्र पर लागू किया जा सकता है, चाहे विकसित हो या विकासशील। इस पर भी आपसे लाइन पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है ना, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, वो यूपीआई को लेकर आ सकता है, इसकी फीचर्स को लेकर। तो मैंने यहाँ पे एक मैप दिया है, इसमें सब कुछ है। देखो, इंग्लिश मीडियम के पास यही एडवांटेज होती है कि उसके पास ऐसे सिनॉप्सिस होते हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी मीडियम वालों को भी ये चीज़ें सरल से सरल भाषा में प्रोवाइड कराएं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यूपीआई का मतलब साफ साफ दिया है ना कि 24/7 विदाउट एनी हॉलीडे,
ऑल बैंक अकाउंट्स, ठीक है, नो नीड टू प्रोवाइड एटीएम कार्ड अकाउंट, नाइदर द पे नॉर द बेनिफिशियरी रिक्वायर्ड टू शेयर बैंक डिटेल्स, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन सोचो बना दिया उसने। तो पेमेंट कैन बी मेड डायरेक्टली थ्रू द वीपीएन यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पे, फंड ट्रांसफ़र और बिल पेमेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि उसकी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगती। ये बात अलग है कि आजकल दुष्ट प्रजाति का क्या बोलते हैं, फ़ोन पे 1 रुपये ऐड कर देते हैं, इसीलिए हम लोग अपने मोबाइल का रिचार्ज गूगल पे से करते हैं। कंप्लेंट्स कैन बी रेज थ्रू द मोबाइल ऐप डायरेक्टली, अगर आपका पैसा फंस जाता है तो आप एज इट इज़ बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पे अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। तो इतने बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आप ये साथ के साथ बेनिफिट्स बता सकते हो, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने काफ़ी सारे आर्टिकल पढ़े, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़े। HIV के बारे में हमने पढ़ा, TB और मलेरिया को लेकर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है। बाकी TB और मलेरिया को डिटेल में हम कभी ना कभी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। आप परेशान मत होना कि हमने ट्यूबरक्लोसिस को क्यों छोड़ दिया। दूसरी बात कि जो हमारा सोलर यहाँ कहें आदित्य L1 मिशन है उसको 10 सितंबर 2023 यानी कि संडे वाले दिन पूरा डिटेल में एनिमेशन टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्लीट करा देंगे। अगर आप ये वीडियो 10 सितंबर के बाद देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी लिंक मिल जाएगी नीचे, और वरना तो 10 सितंबर को तो आ ही जाएगा, ठीक है, करंट की क्लास के साथ। तो उम्मीद है आज की क्लासेस आपको पसंद आई। मिलते हैं अपनी अगली क्लास यानी कि 6 सितंबर 2023 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। और जो मैंने बोला ही नहीं, पूरी क्लास मैंने ले ली कि आप सभी के उन शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद, या कहें कि उन सब का शुक्रिया, उन सबको श्री IAS एकेडमी का प्रणाम कि उन्होंने आप लोगों को इतना योग्य बनाया कि आज आप देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप जीवन में सफल होते हैं तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप उनको धन्यवाद करना, जाके उनके घर जाना, ठीक है, उनको याद करना और उनके जीवन में सुधार लाना। हम सब तो बाद के लोग हैं, है ना। हम सब तो वही है कि जब पेड़ में जब फल पक गया तब उसको तोड़ने आ गए और हक जताने लगे कि हमारा फल है ना। आप ऐसा मत करना। वैसे श्री IAS एकेडमी ऐसा नहीं करेगी। अगर आप सफल होंगे तो आपके हर एक टीचर्स को हम अपनी एकेडमी में बुलाएंगे और उस दिन उनके सामने आपका सम्मान करवाएंगे। मतलब हम नहीं करेंगे आपका सम्मान, जब आप सफल होंगे ना। अभी क्या होता है कि कोचिंग संस्थान का संस्थापक सम्मान करता है, मैं नहीं करूँगा। जो टीचर जिन्होंने आपको बचपन से लेकर पढ़ाया होगा वो सब वहाँ होंगे, आपके माता पिता होंगे, ये कोई नहीं करता, लेकिन एकेडमी करेगी, ठीक है। तो उस पल को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करिए और अगले 9 महीने में अपनी एक हिस्ट्री क्रिएट करिए, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में 6 सितंबर 2023 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।